जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले टर्म पर बताया था, आज हम सभी भौतिक विज्ञान भाग 1 के चैप्टर मात्रक एवं मापन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लंबाई के मापन तक पढ़ चुके हैं तथा इसके आंके प्रश्न भी कर लिए हैं। आज हम सभी इसी मात्रक एवं मापन चैप्टर में द्रव्यमान के मापन की गणना के लिए समझेंगे। द्रव्यमान का मापन। वस्तुओं के द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय द्रव्यमान। वस्तु का वह द्रव्यमान जिसके कारण वस्तु में जड़त्व का गुण आता है, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। निम्न सूत्र से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, S बराबर ma, जिसमें m जड़त्वीय द्रव्यमान है, तो m बराबर F/A। जड़त्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय तुला द्वारा ज्ञात किया जाता है। जड़त्वीय तुला चित्र में दर्शाई गई है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जड़त्वीय तुला, इसमें धातु की दो पत्तियां होती हैं जो लकड़ी के एक ब्लॉक से जुड़ी रहती हैं। इन पत्तियों के सहारे एक पलड़ा जुड़ा रहता है। यदि इस पलड़े का द्रव्यमान mp हो तथा इस पलड़े में एक प्रमाणिक द्रव्यमान अर्थात ज्ञात द्रव्यमान m1 रखकर इस पलड़े को पत्तियों के सहारे दोलन कराए जाएं तथा दोलन काल स्टॉप वॉच अर्थात विराम घड़ी की सहायता से T1 ज्ञात कर लें, तो पलड़े के द्रव्यमान और पलड़े में रखे गए द्रव्यमान व T1 के बीच, आवर्तकाल T1 के बीच निम्न संबंध होता है। ये होता है T1 स्क्वायर अनुक्रमानुपाती mp प्लस m1, अतः T1 बराबर k√mp प्लस m1। समीकरण 1। इसी तरह से अब पलड़े पर m1 के स्थान पर m2 द्रव्यमान जो अज्ञात है उसे रखकर दोलन कराए जाएं तथा आवर्तकाल T2 माप लिया जाए, तो हमें उसी प्रकार समीकरण प्राप्त होगी। T2 बराबर k√mp प्लस m2। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें तो ये सूत्र प्राप्त होता है हमें। T1/T2 बराबर √mp प्लस m1 बटे √mp प्लस m2। T1 और T2 घड़ी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। mp पलड़े का द्रव्यमान है जो ज्ञात होता है, m1 प्रमाणिक द्रव्यमान है जो ज्ञात है। ये सभी मान रखने पर अज्ञात द्रव्यमान m2 की गणना इस सूत्र की सहायता से हो जाती है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम गुरुत्वीय द्रव्यमान की। काहे की? गुरुत्वीय द्रव्यमान की। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु का वह द्रव्यमान जिसके कारण वस्तुएं गुरुत्वीय बल का अनुभव करती हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। वस्तुओं पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो गुरुत्वीय द्रव्यमान के कारण लगता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से करते हैं। m बराबर W/g, यानी हम जानते हैं भार बराबर mg, W बराबर mg, तो जिसमें m गुरुत्वीय द्रव्यमान है तो m बराबर W/g। अगर हम यदि m1 द्रव्यमान के कारण वस्तु का भार जो है W1 और m2 द्रव्यमान के कारण भार W2 हो, तो m1 बराबर W1/g और m2 बराबर W2/g। ये दो समीकरण प्राप्त होंगी। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें तो हमें प्राप्त होता है m1/m2 बराबर W1/W2। गुरुत्वीय द्रव्यमान स्प्रिंग तुला द्वारा ज्ञात किया जाता है। स्प्रिंग तुला द्वारा ज्ञात किया जाता है तथा m1 व m2 द्रव्यमान लटकाने पर स्प्रिंग में खिंचाव अर्थात लंबाई में वृद्धि x1 व x2 हो, तो सूत्र प्राप्त होता है m1/m2 बराबर x1/x2। यहाँ m2
m1 प्रमाणित द्रव्यमान है, x1 और x2 लंबाइयाँ ज्ञात कर लेते हैं, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि अर्थात खिंचाव ज्ञात कर लेते हैं, जिससे अज्ञात द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान m2 की गणना हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, गुरुत्वीय द्रव्यमान स्प्रिंग तुला द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि जड़त्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय तुला द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम समय का मापन। का समय का मापन। समय का मापन कैसे होता है? समय के मापन में अनेक प्रकार की घड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं। समय के मापन में अनेक प्रकार की घड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं। समय के मापन में अनेक प्रकार की घड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे पहली है सौर घड़ी। सौर घड़ी द्वारा सूर्य के परतः पृथ्वी के परिक्रमण काल बताया जाता है, जो 1 वर्ष होता है, तथा पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे होता है। इसी तरह से क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी, ये घड़ी विद्युत दाब प्रभाव पर आधारित है। इसके द्वारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोनों पृष्ठों के बीच दोलन काल को मापा जाता है। इसकी सहायता से हम समय का मापन करते हैं। इसी तरह परमाणु घड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी है, क्योंकि सबसे शुद्ध माप परमाणु घड़ी से ही होती है। परमाणु घड़ी सीजियम परमाणु में उत्पन्न कंपनों के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी यथार्थता 10 की घात 11 सेकंड में 1 सेकंड होती है। ये सबसे यथार्थ घड़ी है। मूल कणों का क्षय, मूल कणों का अर्धायु काल 10 की घात -16 सेकंड से 10 की घात -24 सेकंड होता है। इसके द्वारा बहुत छोटे समय अंतरालों को मापा जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग, इस विधि द्वारा 10 की घात 17 कोटि के बड़े समय अंतरालों को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म की आयु, चट्टान, पृथ्वी की आयु भी ज्ञात की जाती है। के द्वारा? रेडियो एक्टिव डेटिंग द्वारा। इस तरह से समय के मापन के लिए कुछ घड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों की। जैसा कि 9th में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 9th या 10th में कहीं पढ़ा होगा सार्थक अंकों के बारे में। सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक किसी माप में सभी विश्वसनीय तथा अंतिम संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात सार्थक अंकों को, किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहला नियम है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 5002, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इसी तरह से दशमलव रहित संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 51,600 में 3 सार्थक अंक हैं, क्योंकि ये शुद्ध संख्या है। बिल्कुल इसी से संबंधित अगला नियम है, यदि दशमलव संख्या कोई माप है, यदि दशमलव रहित संख्या कोई माप है, जैसे किलोग्राम, मीटर में मापी गई कोई माप है, तो अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 50,600 किलोग्राम में 5 सार्थक अंक हैं। इसी तरह से ये 5वां नियम है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ दर्शाया गया है 0.000420 में 4 सार्थक अंक हैं। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, तो दशमलव बिंदु के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण में समझाया गया है। इसी तरह से 7वां नियम है, दशमलव संख्या के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यहाँ भी उदाहरण दिया गया है। इसी तरह से 8वां है,
इसी तरह से 8वां नियम है, किसी संख्या में 10 की घातों की गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण दिया गया है कि 5125 को हम 5.125 गुणा 10 की घात 3 लिख लें तो जो सार्थक अंक 5125 में है वही सार्थक अंक रहेंगे, अर्थात 4 सार्थक अंक होंगे। नियम नंबर 9, मात्रक बदलने पर भी सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। जैसे ये 4.12 सेंटीमीटर है, अब हमने लिख दिया 41.2 मिलीमीटर, हमने लिख दिया 0.412 मीटर, लेकिन इन सभी में सार्थक अंक 3 ही रहेंगे। इसी तरह चौथा और अंतिम नियम है, गुणज या विभाजक कारक, विभाजी कारक जो ना हो तो पूर्णांकित संख्याएं हैं, ना तो पूर्णांकित संख्याएं हैं और ना ही किसी मान को प्रदर्शित करती हैं, यथार्थ होती हैं। इनमें सार्थक अंक अनंत होते हैं। जैसे परिधि 2πr में 2 एक यथार्थ संख्या है, इसे आवश्यकता अनुसार 2, 2.0, 2.00, 2.000 लिखा जा सकता है, परंतु इन सभी में सार्थक अंक अनंत माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे? अनंत। अब बात करते हैं सार्थक अंकों के उपयोग की। सार्थक अंकों का उपयोग, सार्थक अंकों का योग और अंतर में उपयोग। योग और अंतर में जो संख्याएं दे रखी हों योग करने के लिए, सबसे पहले हम साधारण रीति से उनका योग कर लेते हैं। योग करने के पश्चात हम ध्यान देते हैं जो योगफल प्राप्त होता है उसमें उतने ही सार्थक अंक रखे जाते हैं जितने योग की गई अथवा अंतर की गई संख्याओं में कम से कम होते हैं। तो अर्थात योग की गई संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक 2 हैं 1.2 किलोग्राम में, अतः योगफल में भी 2 ही सार्थक अंक रखे जाएंगे। जैसे उचित सार्थक अंकों में अगर योग की बात करें तो 3.7 लिखा जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं गुणा तथा भाग में सार्थक अंकों का उपयोग। सबसे पहले हम जिन संख्याओं की गुणा या भाग करनी होती है साधारण रीति से गुणा या भाग कर लेते हैं, जैसे यहाँ गुणा करके दिखाई गई है। अब हम अंत में उचित सार्थक अंकों में इस गुणनफल को लिखेंगे तो इसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखे जाते हैं जितने गुणा या भाग करने वाली संख्याओं में सबसे कम होते हैं। जैसे 1.25 और 1.256 में 1.25 पॉइंट के बाद 2 ही अंक हैं, तो यहाँ जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ उसमें हम दशमलव के बाद 2 ही अंक रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यथार्थता क्या होती है। हर माप की एक यथार्थता होती है। क्या होती है? यथार्थता। किसी माप की यथार्थता ये बताती है कि वह माप वास्तविक माप के कितने निकट है। वह माप वास्तविक माप के कितने निकट है, क्योंकि माप में कुछ न कुछ त्रुटि होती है, तो सबसे कम त्रुटि होनी चाहिए, अर्थात वह माप वास्तविक माप के कितने निकट है। इसी तरह से प्रत्येक माप की परिशुद्धता होती है। क्या होती है? परिशुद्धता। परिशुद्धता जो होती है, किसी माप की परिशुद्धता ये प्रदर्शित करती है कि कोई माप किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। कोई माप किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। तो ये यथार्थता और परिशुद्धता की बात हुई। इसी में हम यथार्थता और परिशुद्धता में ये कुछ संबंध है। यथार्थता अनुक्रमानुपाती 1/परिशुद्धता, अर्थात यथार्थता और परिशुद्धता व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस माप की यथार्थता अधिक होगी उसकी परिशुद्धता कम होगी, और जिसकी परिशुद्धता अधिक होगी उसकी यथार्थता कम होगी। इसी तरह से परिशुद्धता ज्ञात करने का ये नियम है 1/यंत्र का अल्पतमांक। अगर हम अल्पतमांक 1/यंत्र का अल्पतमांक परिशुद्धता, जिस माप में प्रतिशत त्रुटि कम होती है उसकी यथार्थता अधिक होती है, अर्थात यथार्थता अनुक्रमानुपाती 1/प्रतिशत त्रुटि।
इस तरह से हमने सार्थक अंकों को और यथार्थता व परिशुद्धता को भी समझा। ये सभी नोट्स, ये जो भी वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से इसका एक लिंक अथवा वीडियो भेज दिया जाएगा, जिसे अपनी कॉपी पर दिए गए नोट्स के अनुसार नोट कर लेंगे। यदि कहीं कोई नोट्स में दिक्कत आती है तो वीडियो को देखकर समझ लें, और जो नोट्स अपलोड करेंगे उन नोट्सों को पहले कॉपी पर लिखें। लिखने के पश्चात वीडियो देखकर समझने का प्रयास करेंगे। अगले टर्न पर आप लोगों के लिए आप सभी लोगों के लिए प्रतिशत त्रुटि के चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। इसी भाग 1 में प्रतिशत त्रुटि के चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।